हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ CSJMU पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ। एंड स्पेसिफिकली हम आज के वीडियो में हाइपोथेसिस देखेंगे बाय यूजिंग एमसीक्यूज। बेसिकली हम लोग देखेंगे कि हाइपोथेसिस होता क्या है, हाइपोथेसिस को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट किया जाता है, एंड एज वेल हाइपोथेसिस के डिफरेंट टाइप्स क्या है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टॉपिक के ऊपर हमेशा एग्जाम्स में बहुत MCQs पूछे जाते हैं। दैट्स वाई ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, जिस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन नाउ। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि CSJMU एंट्रेंस टेस्ट ये 38 जुलाई को है। एंड दैट्स वाई आप सभी के पास बहुत कम टाइम है, जिस कम टाइम में आप सभी को पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए भी स्टडी करना है। पेपर 1 ये प्योरली रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए होता है एंड पेपर 2 ये कंसर्न सब्जेक्ट के लिए होता है। एंड आप सभी को दोनों ही पेपर्स में अच्छे मार्क्स क्वालिफाई करने हैं, स्कोर करने हैं, तभी आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए हम सभी आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसका नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट कोर्स, जिस कोर्स की मदद से आप गारंटीड CSJMU पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों भी अवेलेबल है। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंस 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। हम सभी आपको 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिवीजन PDF प्रोवाइड करते हैं, जिस PDF की मदद से आप सारे टॉपिक्स एक ही PDF में रिवाइज कर सकते हो। एंड दैट्स वाई गारंटीड आपको 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ PhD एंट्रेंस टेस्ट। और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये भी आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर आप कंप्लीट कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाई गए नंबर्स पर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हो। एंड कोर्स की फीस भी बहुत कम है, विच इज़ ओनली 699 रुपीज़। एंड इनकम फीस में हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं कि गारंटीड आप एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करके PhD के लिए एडमिशन्स ले लेते हो। स्टूडेंट्स, अगर आपको डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको डेमो मॉक टेस्ट देने हैं, देन वो भी आप कर सकते हो ऑन द ग्लोबल ऑनलाइन ऐप एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, Question 1 is a hypothesis that states zero difference or no difference between the parameter and its assumed value is known as। इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस ऐसा है जो हमें स्टेट करता है और बताता है कि जो पैरामीटर है एंड उसकी जो अज्यूम्ड वैल्यू है उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है या फिर उनके बीच में ज़ीरो डिफरेंस है। वेदर इट इज़ सिंपल हाइपोथेसिस, वेदर इट इज़ डिरेक्शनल हाइपोथेसिस, वेदर इट इज़ नॉन डिरेक्शनल हाइपोथेसिस और वेदर इट इज़ नल हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स, पैरामीटर का मतलब होता है कि वेरिएबल एंड जिसको आप एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन करते हो, एंड अज्यूम्ड वैल्यू का मतलब होता है कि आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू। ओके, मतलब वेरिएबल की प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड पैरामीटर यानी कि द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ओके, जो आपको दिखती है वो वैल्यू एंड जो वैल्यू आपने प्रेडिक्ट की है वो वैल्यू। ओके, लेट अस सी दिस हाइपोथेसिस टाइप्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सिंपल हाइपोथेसिस हमें प्रेडिक्ट करता है कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। बेसिकली सिंपल हाइपोथेसिस हमें स्टेट करता है कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर उनके बीच में रिलेशन है इसका मतलब ये है कि अज्यूम्ड वैल्यू एंड पैरामीटर की जो वैल्यू है उनके बीच में डिफरेंस है। देयर इज डिफरेंस। ओके, एंड दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल हाइपोथेसिस नहीं होगा। डिरेक्शनल हाइपोथेसिस इज द टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड इसमें भी आप यही अज्यूम करते हो कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, बट उसके अलावा आप इसमें एक डिरेक्शन भी बताते हो कि किस डिरेक्शन में आपका हाइपोथेसिस जा रहा है। बेसिकली ये डिरेक्शन इधर पॉजिटिव होती है या फिर निगेटिव होती है, और यू कैन से राइट टेल्ड और लेफ्ट टेल्ड, एंड दैट्स वाई इसे डिरेक्शनल हाइपोथेसिस कहा जाता है। जैसे ही आप इसमें
प्रेडिक्ट करते हो कि देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, सो इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो पैरामीटर्स है एंड उनकी जो अज्यूम्ड वैल्यू है उनके बीच में डिफरेंस है, देयर इज डिफरेंस, एंड दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड. Non-directional hypothesis is again the type of alternative hypothesis, and इसमें भी आप बताते हो कि there is relationship between the variables, but इसमें कोई भी direction आप बताते नहीं हो कि whether it is positive और negative या फिर right tailed है या फिर left tailed है, and that's why इसे non-directional hypothesis कहा जाता है. जैसे ही आप इसमें बताते हो कि there is रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, तो इसका मतलब ये है कि पैरामीटर एंड उसके अज्यूम्ड वैल्यू में डिफरेंस है. सो yes, there is difference, and that's why this option again gets eliminated. So your correct answer for this is 4, because null hypothesis is the hypothesis जो हमें बताता है कि there is no relationship between the independent and dependent variables, and that's why null hypothesis आपको बताता है कि there is zero difference or no difference between the parameter and its assumed value. Okay, when a researcher rejects a true null hypothesis in his or her study and accepts the alternate hypothesis, what type of error is likely? So अगर researcher सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है स्टडी में एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करता है, देन उसमें किस प्रकार की एरर आ सकती है. सो स्टूडेंट्स, जब भी आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, स्पेशली आप नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हो किसी भी रिसर्च में, सो जब भी आप नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो देन उसमें 2 प्रकार के एरर्स आते हैं. पहला है टाइप 1 एरर एंड दूसरा है टाइप 2 एरर. सो टाइप 1 एरर आती है जब आपका नल हाइपोथेसिस ये सही होता है, इट इज ट्रू, नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, बट स्टिल फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर देते हो. देन इन दिस सिचुएशन बेसिकली टाइप 1 एरर आती है. एंड टाइप 2 एरर आती है जब नल हाइपोथेसिस ये फॉल्स होता है बट स्टिल आप उसको एक्सेप्ट करते हो. सो इन दिस सिचुएशन टाइप 2 एरर आती है. बट यहाँ पे आपको जो पूछा है इसमें नल हाइपोथेसिस सही है बट स्टिल रिसर्चर उसको रिजेक्ट कर रहा है एंड ही इज एक्सेप्टिंग द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस. सो ये बात हमेशा रिमेंबर करो कि जब भी आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो देन ऑब्वियसली आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो एंड वाइस वर्सा. ये हमेशा रिसर्च में होता ही है. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस विल बी 1, टाइप 1 एरर, बिकॉज इस सिचुएशन में टाइप 1 एरर आएगी. ओके, the probability of not accepting the null hypothesis when the alternative hypothesis is acceptable is called. Okay, so जब भी रिसर्च में alternative hypothesis ये acceptable है and in that situation आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करे हो, सो उस रिजेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है और चांसेस होते हैं उसे क्या कहा जाता है? वेदर इट इज कॉल्ड एज रिजेक्शन रेंज, वेदर इट इज कॉल्ड एज डिमार्केशन रेंज, और वेदर इट इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव इंसिडेंस और पावर. ओके, सो स्टूडेंट्स इसे कहा जाता है पावर. ओके, सो पावर का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अवॉइडिंग टाइप 2 एरर. ओके, टाइप 2 एरर जो कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि जब भी नल हाइपोथेसिस ये फॉल्स होता है बट फिर भी अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हो देन इन दैट सिचुएशन टाइप 2 एरर ऑकर्स एंड उसको अवॉइड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है या फिर चांसेस होते हैं उसे पावर कहा जाता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई पावर का मतलब यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग false null hypothesis when alternative hypothesis is accepted. Okay, all of you getting, and that's why your correct answer should be 4. Now rejection range का मतलब होता है कि critical range. ओके, एंड इसमें जो वेरिएबल्स की वैल्यूज होती है, सो दीज वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रिसर्च एंड दैट्स वाई ये सब जो वैल्यूज होती है एंड इनके ऊपर अगर आप रिसर्च करोगे, ओके, देन आपका जो रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा.
सो बेसिकली इन वैल्यूज के ऊपर अगर आप नल हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करोगे देन आपका नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा. सो यानी कि रिजेक्शन रेंज इसमें जो वैल्यूज होती है वेरिएबल्स की, बेसिकली ये वैल्यूज रिजेक्ट करने के लायक होती है. ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स व्हाई इसे रिजेक्शन रेंज और क्रिटिकल रेंज कहा जाता है. डिमार्केशन का मतलब होता है कि एक बाउंड्रीज बनाना और एक लिमिटेशंस बनाना. ओके, नॉर्मेटिव इंसिडेंस यानी कि नॉर्मेटिव डेटा, एंड नॉर्मेटिव डेटा ये एक रेफरेंस डेटा होता है जिसको आप रेफरेंस पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते हो. सो दिस रेफरेंस डेटा इज यूजफुल फॉर अस ताकि हम हमारे रिसर्च डेटा के साथ उनको रेफर कर सके और कंपेयर कर सके. सो बाय कंपैरिजन आपको समझ में आता है कि वेदर योर डेटा इज एलिजिबल और नॉट, या फिर आप रिजल्ट्स के साथ भी इस डेटा को मैच अप कर सकते हो. सो दिस इज नथिंग बट द नॉर्मेटिव डेटा विच इज कॉल्ड एज नथिंग बट द रेफरेंस डेटा. ओके, नाउ ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 4. हाइपोथेसिस दैट इज ऑल्टरनेटिव टू नल हाइपोथेसिस इज रिप्रेजेंटेड एज. सो जो हाइपोथेसिस है जो कि नल हाइपोथेसिस के ऑल्टरनेटिव है वो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? H0, H1, H alt और H which is not equal to 0. So basically students, रिसर्च में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस है वो है नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. सो जो ऑल्टरनेटिव है नल हाइपोथेसिस के लिए उसे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहा जाता है या फिर उसे रिसर्च हाइपोथेसिस कहा जाता है. एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसको हम हमेशा H1 या फिर HA से डिनोट करते हैं. सो H1 या फिर HA बिकॉज हम लोग नल हाइपोथेसिस को H0 से डिनोट करते हैं, एंड दैट्स वाई ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को H1 से डिनोट किया जाता है या फिर HA से, एंड हियर A इज फॉर ऑल्टरनेटिव. ओके, एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 2, दैट इज H1. So most of the students get confused between H1 and HALT, but HALT से हम लोग alternative hypothesis को represent नहीं करते हैं. So this option gets eliminated. Again H is not equal to 0, इससे भी आप represent नहीं करते हैं. So you represent alternative hypothesis through only H1 or HA. Okay. A good hypothesis must possess the following main characteristics. So यहाँ पे आपको काफ़ी सारे गुड हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड किए हैं. ओके, सो हमें इनमें से सही कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना है. सो लेट अस सी वन बाय वन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स. हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग टेस्टेड. सो हाइपोथेसिस के पास वो सारी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिस पर हम उसको टेस्ट कर सके. A good hypothesis can defy law of nature. So good hypothesis ये ऐसी होनी चाहिए जो नेचर के लॉज को चुनौती दे. हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज. सो हाइपोथेसिस में काफ़ी सारी स्पष्टता होनी चाहिए एंड एज वेल इट शुड बी प्रिसाइज. अ गुड हाइपोथेसिस परमिट्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग. सो गुड हाइपोथेसिस में हम लोग डिडक्टिव रीजनिंग का एप्लीकेशन दे सकते हैं. हाइपोथेसिस शुड बी अनलिमिटेड इन स्कोप. सो हाइपोथेसिस ये स्कोप में अनलिमिटेड होना चाहिए, यानी कि उसका स्कोप बेसिकली अनलिमिटेड होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस के पास वो सारी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए ताकि हम उसको टेस्ट कर सके. सो दिस इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस, बिकॉज हम लोग हाइपोथेसिस को बनाते हैं ताकि हम उसको टेस्ट कर सके. Okay, and that's why this is one of the basic criteria of the hypothesis. Good hypothesis can defy law of nature. This is wrong because good hypothesis ये हमेशा ऐसा होना चाहिए which should accept the laws of nature as it is. मतलब नेचर में जितने भी सारे लॉज है वो लॉज गुड हाइपोथेसिस ने वैसे ही वैसे परमिट करने हुए चाहिए. ओके, hypothesis should be clear and precise. Yes, this is one of the again main characteristic of good hypothesis because hypothesis ये हमेशा clear होना चाहिए. It should be precise. Hypothesis should be clear कि वो हमें clearly बता सके exactly what is the relationship between the variables. Exactly variables है क्या,
बिकॉज अगर आप हाइपोथेसिस को क्लियरली एंड प्रिसाइजली मेंशन नहीं करोगे, देन बिकॉज ऑफ दैट आपके रिसर्च के रिजल्ट्स की ऑथेंटिसिटी वो बिगड़ जाएगी. ओके, a good hypothesis permits of the application of deductive reasoning. Yes, again this is the one of the main characteristic of good hypothesis, because deductive reasoning ये एक रिसर्च मेथड का अप्रोच है. एंड इसका मतलब ये है कि जो हाइपोथेसिस आपने फॉर्म्यूलेट किया हुआ है उस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करोगे बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. ओके, सो उसे डिडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है. ओके, विच इज द रीजनिंग विच इज बेस्ड अपॉन द टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस एंड एज वेल उसके लिए आपके पास प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस होते हैं, डेटा होता है एंड एज वेल एविडेंसेस भी होते हैं. एंड दैट्स अगर ऐसा कोई भी हाइपोथेसिस है जो हमें अलाउ करता है ताकि हम डिडक्टिव रीजनिंग से उसे टेस्ट कर सके, देन ऑब्वियसली ये हमेशा हमारे लिए गुड हाइपोथेसिस ही रहता है. ओके, हाइपोथेसिस शुड बी अनलिमिटेड इन स्कोप. दिस ऑप्शन is incorrect or it is not the characteristic of good hypothesis, because hypothesis ये हमेशा स्कोप में लिमिटेड होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि हाइपोथेसिस ये हमेशा नैरोवर होना चाहिए, बिकॉज जितना हाइपोथेसिस नैरोवर होता है उतना ही वो क्लियर एंड प्रिसाइज होता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 2 A, C and D ओनली, बिकॉज यही सिर्फ गुड हाइपोथेसिस के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है. A statement made about a population for testing purpose is called. So इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो हम लोग पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं ताकि हम पॉपुलेशन को टेस्ट कर सके. सो वेदर इट इज स्टैटिस्टिक, वेदर इट इज हाइपोथेसिस, वेदर इट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और वेदर इट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक. सो स्टूडेंट्स, जो स्टेटमेंट होता है जो हम लोग बनाते हैं अबाउट द पॉपुलेशन ताकि हम उसको टेस्ट कर सके, सो उसे हाइपोथेसिस कहा जाता है. सो बेसिकली हाइपोथेसिस ये क्लियर एंड प्रिसाइज स्टेटमेंट होता है विच इज नथिंग बट द प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च. ओके, एंड हम लोग हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं ताकि हम पॉपुलेशन को प्रॉपरली टेस्ट कर सके. बिकॉज अगर आपके पास रिसर्च प्रॉब्लम है बट यू कांट टेस्ट इट, बिकॉज रिसर्च प्रॉब्लम में क्लैरिटी नहीं होती है, उसमें प्रिसीजन नहीं होता है, सो यू कैन टेस्ट इट. बट अगर आप हाइपोथेसिस को बनाते हो देन ऑब्वियसली यू कैन टेस्ट इट. ओके, नाउ स्टैटिस्टिक बेसिकली इज रिलेवेंट टू द डेटा. ओके, सो बेसिकली you give the numerical values to the data, right? And based upon that numerical value जब भी आप डेटा को मेजर करते हो, so it is nothing but the statistic. And level of significance को अल्फा से डिनोट किया जाता है रिसर्च में. एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब ये होता है कि बेसिकली जब भी आप नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो बाय यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, एंड जब भी आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो एंड जब भी आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो, देन इन दैट सिचुएशन आपकी सिग्निफिकेंस लेवल बहुत अच्छी होती है. बट अगर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो, अगर आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो, देन इन दैट सिचुएशन सिग्निफिकेंस लेवल बहुत कम होती है. सो बेसिकली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये बढ़ती है या फिर डिक्रीज होती है, ये आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो या फिर एक्सेप्ट करते हो, इसके ऊपर डिपेंड रहता है. ओके, एंड एज वेल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज रिलेवेंट टू द पी वैल्यू, जो कि हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे, सो डोंट वरी. एंड टेस्ट स्टैटिस्टिक, व्हाट इज दिस? सो टेस्ट स्टैटिस्टिक ये एक नंबर है, ओके, विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टैटिस्टिकल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस. सो जब भी आप हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकल टेस्ट के जरिए कैलकुलेट करते हो, देन उसमें जो आपको नंबर मिलता है, सो दिस इज नथिंग बट द टेस्ट स्टैटिस्टिक. एंड दैट्स जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया कि स्टैटिस्टिक ये क्या है, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपको आप जब भी आप डेटा को देते हो उसे स्टैटिस्टिक कहा जाता है, एंड बेस्ड अपॉन दैट आप उसको मेजर भी करते हो. ओके, एंड दैट्स योर करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2. A statement whose validity is tested on the basis of a sample is called. So इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस ऐसा है जो कि एक स्टेटमेंट है जिसकी वैल्यू आप सैंपल के आधार पर टेस्ट कर सकते हो और जिसकी वैलिडिटी आप सैंपल के आधार पर टेस्ट कर सकते हो.
So whether it is null hypothesis, whether it is statistical hypothesis, whether it is simple hypothesis or whether it is composite hypothesis. So students, इस वीडियो में हमने पहले देखा कि what is null hypothesis, what is simple hypothesis. So now let us see what is statistical hypothesis and composite hypothesis. So statistical hypothesis ये एक स्टेटमेंट है जिसकी वैलिडिटी आप सैंपल के आधार पर टेस्ट कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2. ओके. कंपोजिट हाइपोथेसिस ये भी एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, बट इसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल को एग्जैक्ट वैल्यू असाइन नहीं करते हो. ओके. बेसिकली इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं इनको आप एग्जैक्ट वैल्यू देते नहीं हो. ओके. विच इज कॉल्ड एज कंपोजिट hypothesis. All of you understood, students. That's why your correct answer should be 2. Which of the following is defined as the rule or formula to test a null hypothesis? Now इनमें से कौन सा रूल या फिर फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो? So whether it is test statistic, whether it is population statistic, whether it is variance statistic or null statistic. So students, जैसे कि हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था, व्हाट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक. सो टेस्ट स्टैटिस्टिक ये एक नंबर है ओके जो हमें मिलता है जब भी आप हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकल टेस्ट से टेस्ट करते हो या फिर कैलकुलेट करते हो. एंड दैट्स व्हाई जब भी आप नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना चाहते हो, जो उसके लिए जो फॉर्मूला है विच इज नथिंग बट द टेस्ट स्टैटिस्टिक, एंड दैट्स योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. ओके. सो बेसिकली टेस्ट स्टैटिस्टिक आपको एग्जैक्टली दिखाता है कि जो आपका ऑब्जर्व्ड डेटा होता है, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती है उनके साथ कितनी मैच करती है और कितनी नज़दीक है या फिर कितनी फार अवे है. ओके. एंड एज वेल इट इज़ यूज टू कैलकुलेट पी वैल्यू ऑफ योर रिजल्ट्स, जो कि मैंने आपको बताया कि पी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए भी टेस्ट स्टैटिस्टिक आपको मदद करता है. एंड ये आपको हेल्प करता है ताकि आप डिसाइड कर सके कि वेदर आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है. ओके. एंड दैट्स व्हाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक्स यू अंडरस्टैंड दैट कि नल हाइपोथेसिस को अगर आपको टेस्ट करना है देन उसके लिए आप टेस्ट स्टैटिस्टिक को यूज करोगे. पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक इज नथिंग बट द टेस्ट जिसके जरिए आप पॉपुलेशन को मेजर कर सको. देन वेरिएंस स्टैटिस्टिक. सो वेरिएंस ये खुद ही इटसेल्फ एक स्टैटिस्टिक है जो बेसिकली हमें बताता है कि रैंडम वेरिएबल्स के वैल्यू उनके मीन से कितनी दूरी पर है. ओके. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन okay of the whole data set from the each and every data set. Okay. So that's it, and that's why your correct answer over here should be 1. Type 1 error occurs when. So type 1 error ये कब आती है ये तो हमने देखा इसी वीडियो में. We reject H0 if it is true, we reject H0 if it is false, we accept H0 if it is true, we accept H0 if it is false. ओके. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा कि H0 इज द रिप्रेजेंटेटिव सिंबल ऑफ नल हाइपोथेसिस, राइट. अगर आपको नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करना है देन आप उसको H0 के जरिए रिप्रेजेंट करोगे. एंड जब भी आप सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो देन इन दैट सिचुएशन टाइप 1 एरर आती है, एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 1. एंड ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एंड ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू आंसर देम करेक्टली. ओके. नेक्स्ट इज इन वन टेल टेस्ट फॉर द पॉपुलेशन मीन if the null hypothesis is not rejected when the alternative hypothesis is true then. Okay, so आप पॉपुलेशन मीन के बारे में स्टडी कर रहे हो एंड उसके लिए आप वन टेल टेस्ट कर रहे हो. सो वन टेल टेस्ट ये कब की जाती है? जब भी आपका हाइपोथेसिस ये नॉन डिरेक्शनल होता है तब, सॉरी डिरेक्शनल होता है तब. ओके, जब भी आपका null hypothesis ओके एंड एज वेल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये डिरेक्शनल होता है. सो बेसिकली मोस्टली
जब भी आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये डायरेक्शनल होता है, सो इन दैट केस आप वन टेल टेस्ट को फॉलो करते हो, बिकॉज इसमें आप असाइन करते हो कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन के साथ आपके रिसर्च के रिजल्ट जा रहे हैं, सो वेदर पॉजिटिव की तरफ या फिर निगेटिव की तरफ या फिर राइट या फिर लेफ्ट टेल की तरफ, ओके। एंड दैट्स व्हाई इसे वन टेल टेस्ट कहा जाता है। एंड इसको करते वक्त अगर आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया है, सो इसका मतलब ये है कि आपने नल हाइपोथेसिस को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू। बट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो सही है, सो इसका मतलब क्या होगा, नल हाइपोथेसिस गलत है। एंड नल हाइपोथेसिस गलत है बट फिर भी अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, देन इन दैट सिचुएशन क्या होगा। सो लेट अस सी ऑप्शंस। Type 1 error is committed, type 2 error is committed, a correct decision is made, then a two-tail test should be used instead of a one-tail test. So इस situation में type 2 error आएगी because null hypothesis false है but still आप उसको accept कर रहे हो। All of you getting, and that's why your correct answer should be 2. देखो one tail टेस्ट करनी है या फिर टू टेल टेस्ट करनी है, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, जब आपको बताना है कि वेदर आपके टेस्ट के रिजल्ट्स किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सो अगर आपको ये नहीं बताना है कि आपके टेस्ट के रिजल्ट्स किस तरफ जा रहे हैं, सो देन इन दैट केस आप टू टेल टेस्ट करोगे। बट अगर आपको बताना है इफ डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर रिसर्च रिजल्ट्स, देन इन दैट सिचुएशन आप वन टेल टेस्ट करोगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू टेस्ट। बस बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में आप टू टेल टेस्ट करोगे इंस्टेड ऑफ वन टेल टेस्ट। बट यहाँ पे आपको फोकस करना है नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, एंड किसको रिजेक्ट किया है, किसको एक्सेप्ट किया है, एंड कौन सा सही है कौन सा गलत है। सो ये क्वेश्चन आपको एक घुमा फिरा के पूछा है बस, बट यू स्टिल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको क्या पूछा है। ओके, सो डोंट कंफ्यूज। इसी के साथ हम सभी आपको CSJMU एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टडी मटेरियल में हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली MCQ सेक्शन में एक्सपेक्टेड MCQs एंड PYQs प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी मदद से आप गारंटीड पेपर 2 को क्वालिफाई कर सकते हो। सो यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके मुझे व्हाट्सएप थ्रू इंक्वायरी कर सकते हो फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 कोर्सेज। एंड पेपर 2 स्टडी मटेरियल की फ़ीस है ओनली 999 रुपीज़। एंड इन कम फीस में आप सभी लोग पेपर 2 को भी गारंटीड क्वालिफाई कर सकते हो, बिकॉज इसके लिए भी हम सभी आपको गारंटीड सिलेक्शन करवा देते हैं। सो स्टूडेंट, स्क्रीन पर दिखाई गए जो सब्जेक्ट्स है, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए, देन उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया है। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो। ओके